अच्छा जी, कल हमने जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन पढ़ा था। आज हमने जो है वो स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन जो है उसको स्टडी करना है। तो अब्जॉर्प्शन का जो है मतलब ये है कि फोटान को अब्जॉर्ब करना, यानी कि आपने एक फोटान जो है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसको हिट किया किसी एटम को जो कि ग्राउंड स्टेट में पड़ा हुआ था, ठीक है। तो वो एटम जो है वो फोटान लेकर तो क्या करता है, वो एक्साइट हो जाता है, और एक्साइट होने के बाद वो लोअर लेवल से उठकर हायर लेवल के अंदर चला जाता है। तो हम ये कहते हैं कि जो आपका एटम था उसने एक फोटान जो है उसको ऑब्ज़र्व किया, और वो फोटान ऑब्ज़र्व करने के बाद वो लोअर लेवल यानी कि ग्राउंड स्टेट से उठकर हायर लेवल में चला गया। तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जॉर्प्शन हुई है। ऑब्जर्व करने के बाद फोटान को वो एटम जो है वो क्या हुआ है, वो एक्साइट हुआ है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलेटेड ऑब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेट किया है आपने किसको, एटम को, बाय हिटिंग इट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपने स्टिमुलेट किया है, स्टिमुलेट करके वो नीचे से उठ के ऊपर वाले लेवल के अंदर जो है वो चला गया। तो हम अगर इसकी फिगर बनाएं तो आप देखें कि अगर ये हमारे पास दो लेवल है उसी तरह, ठीक है, ये E2 लेवल है, ये E1 लेवल है। अब इस E1 लेवल से यहाँ पर एक एटम है, आप इस एटम के ऊपर फोटान को हिट करते हैं, फोटान को हिट करते हैं तो ये एटम उठ के अपने ग्राउंड लेवल से अपर लेवल में चला जाता है। ये आपने फोटान जो है वो इसके ऊपर हिट किया, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो नो हम अज्यूम करते हैं, नो अज्यूम दैट initially the atom is in level 1। एटम जो है वो लेवल 1 में है, यानी कि जिसकी एनर्जी E1 है। तो अगर ये ग्राउंड लेवल है, इफ दिस इज ए ग्राउंड लेवल, अगर ये ग्राउंड लेवल है यानी कि ग्राउंड स्टेट है, तो एटम इसी लेवल के अंदर रहेगा अनटिल कि हम उसको स्टिमुलेट नहीं करते, अप्लाइड कोई भी एनर्जी किसी फॉर्म में भी इस पर अप्लाई ना की जाए, तो उस वक्त तक ये स्टिमुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो द एटम विल रिमेन in level 1 until it is not stimulated, जब तक कि आप इसको स्टिमुलेट नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर ये अज्यूम करते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है जिसकी फ्रिक्वेंसी, नाउ
we assume that electromagnetic wave of frequency mu is equal to mu naught. इस फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इज इंसिडेंट ऑन द मटेरियल, वो मटेरियल के ऊपर इंसिडेंट है, इज इंसिडेंट ऑन द मटेरियल। आपने उसको मटेरियल के ऊपर जो है वो इंसिडेंट किया हुआ है। अब इस केस में यहां पर फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है दैट एटम विल रेज अप टू द लेवल 2। प्रोबेबिलिटी यहां पर मौजूद है, जारी बात है वो उसको ऑब्जर्व करेगा, यानी कि उसके पास उतनी फ्रीक्वेंसी हो जितनी एटॉमिक ट्रांजिशन की फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हमने यहाँ पर लफ्ज़ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया। तो वो अगर उतनी ही फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ऑब्जर्व करता है तो फिर वो लोअर लेवल से उठकर अपर लेवल में चला जाएगा। ठीक है जी, तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज ए फाइनाइट प्रोबेबिलिटी इन दिस केस there is a finite probability that atom will move to or excite to level 2, कि वो मूव करे या एक्साइट कर जाए लेवल 2 की तरफ। तो जो एनर्जी डिफरेंस है E2 माइनस E1 वो रिक्वायर्ड है बाय द एटम टू अंडरगो द ट्रांजिशन, यानी कि अगर E2 माइनस E1 का एनर्जी डिफरेंस होगा तो फिर एटम जो है वो ट्रांजिशन करेगा। अगर E2 माइनस E1 का एनर्जी डिफरेंस नहीं है तो कब E2 माइनस E1 का एनर्जी डिफरेंस होगा? जब उसकी फ्रीक्वेंसी एटॉमिक ट्रांजिशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फ्रीक्वेंसी एटॉमिक ट्रांजिशन से मैच करेगी, तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज उस केस में अगर वो उसके बराबर नहीं है तो फिर वो ट्रांजिशन नहीं करेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि द एनर्जी डिफरेंस E2 माइनस E1, आपको एनर्जी डिफरेंस चाहिए E2 माइनस E1 रिक्वायर्ड बाय एन एटम, जो कि एटम को रिक्वायर्ड है टू अंडरगो द ट्रांजिशन, जिसके जरिए वो ट्रांजिशन जो है वो कर सके। obtained by the energy of incident electromagnetic wave। This process is known as stimulated absorption। तो ये प्रोसेस जो है इसको आप क्या कहते हैं? स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, यानी कि जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसके ऊपर इंसिडेंट की है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है अगर वो उसकी एनर्जी डिफरेंस E2 माइनस E1 के बराबर है तो फिर उसकी वजह से एटम जो है वो लोअर लेवल से उठकर अपर लेवल में चला जाएगा, और ये ऑब्जॉर्व, यानी कि उसने एनर्जी ऑब्जॉर्व की और एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने के बाद उसमें एनर्जी बढ़ गई, और वो एनर्जी जब जाहिर बात है बढ़ेगी तो वो निचले लेवल से उठकर ऊपर वाले लेवल में चला जाएगा। तो इसको हम कहते हैं
स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। अब हमारे पास जो हमने अभी तक जो हैं वो 3 प्रोसेसेस जो हैं वो पढ़ ली हैं। स्पॉन्टेनियस इमिशन पढ़ा है हमने, स्टिमुलेटेड इमिशन पढ़ा है और स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन पढ़ा है। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं इनमें एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होती है कि ये प्रोसेस जो है वो अकर करेगा। फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट। फाइनाइट इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब तो है कि वो होगी हर सूरत में। फाइनाइट का मतलब है कि एक खास केस के अंदर हो सकती है और एक खास केस के अंदर नहीं हो सकती। और वो खास केस कौन सा है? जब रेजोनेंस अकर जो है वो करती है या फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच करती हैं। तो अब अगर हम पहले नंबर पर प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए स्पॉन्टेनियस एमिशन का केस जो है वो लें, तो फॉर द केस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, अगर हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन का केस है तो इस केस के अंदर जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी, अगर हमने उस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना, यानी कि हम यहाँ पर अब जो प्रोबेबिलिटी है उसका कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने लगे। अच्छा, इससे पहले ना एक मिनट, ये जुमला लिखने से पहले एक और चीज़ हम पहले यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं कि let n be the number of atoms। आप सपोज करें कि हमारे पास एक सैंपल है, उसके अंदर n लेवल ऑफ नंबर ऑफ एटम्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है उसके अंदर n नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी टाइम t पर, और ये किसी भी गिवन एनर्जी लेवल के अंदर लाई कर रहे हैं। एट टाइम t lying in any given energy level, किसी भी गिवन एनर्जी लेवल के अंदर किसी टाइम t के ऊपर n नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ पर n जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हम कहते हैं द पॉपुलेशन ऑफ द लेवल। पॉपुलेशन यानी कि आबादी, उस लेवल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। एक एटम है तो उसकी आबादी 1 है, 2 एटम्स हैं तो उसकी आबादी 2 है, 3 एटम्स हैं तो 3 है। तो दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ द लेवल। ठीक है, तो n को हम क्या कह सकते हैं? n क्वांटिटी is known as the population of level। तो इसको हम पॉपुलेशन ऑफ लेवल जो है उसका नाम देते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इनके लिए प्रोबेबिलिटीज को इंट्रोड्यूस करवा लेंगे। तो पहले नंबर पे हम, चूंकि ये हमने पॉपुलेशन ले लिया कि इतनी n कोई पॉपुलेशन है, वो नंबर ऑफ आइटम आपको 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। हाँ, हमने उसको जनरलाइज्ड कर दिया, उसको कहा कि n। अब आप देखेंगे हमारे पास अगर स्पॉन्टेनियस एमिशन का केस है, फॉर द केस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, अगर हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन का केस है तो इस केस के अंदर द प्रोबेबिलिटी टू अकर द प्रोसेस
तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है कि प्रोसेस जो है वो अकर करेगा कैन बी डिफाइंड बाय द रेट ऑफ डिके। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं किससे? रेट ऑफ डिके से, यानी कि पर यूनिट टाइम एटम कितना डिके जो है वो कर रहा है ऑफ द अपर स्टेट पॉपुलेशन। ठीक है, अपर स्टेट पॉपुलेशन। अपर स्टेट पॉपुलेशन का मतलब है ये अपर स्टेट है ना, इस अपर स्टेट के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, और ये कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो डिके करके लोअर लेवल के अंदर आ रहे हैं। कितनी प्रोबेबिलिटी है जो अपर स्टेट के अंदर एटम्स हैं कि वो डिके करके निचले लेवल के अंदर जो है वो चले जाएंगे। तो इसको हम राइट कर सकते हैं। अगर हम कहें कि इस लेवल के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स जो हैं इस लेवल में N2 है, ठीक है, और इस लेवल में N1 है, उधर N2 है और इधर N1 है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये उठ के इसके अंदर आ जाएंगे। अब इसको अगर हम मैथमेटिकली राइट डाउन करें, इसका एक्सप्रेशन जो है, तो we can write it as dN2 over dt spontaneous emission is equal to minus AN2। अब यहाँ पर जो है वो नेगेटिव का साइन इसलिए आ रहा है कि टाइम डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, यानी कि जो टाइम का डेरिवेटिव आप ले रहे हैं वो नेगेटिव है, और दूसरी बात ये है कि नेगेटिव साइन इसलिए भी आ रहा है कि डिके कर रहा है। ठीक है, तो वेयर द नेगेटिव साइन अकाउंट्स, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह लें, फॉर the time derivative to be negative। अब यहां पर आप देखें कि ये कोएफिशिएंट ए इंट्रोड्यूस करवाया गया ना, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि dN2 over dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2। तो वहां से मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन कर दूं तो एक कांस्टेंट ए आ जाएगा, ये एक फैक्टर ए आ जाएगा। तो ये यहाँ पर एक फैक्टर ए जो है इंट्रोड्यूस कराया गया है, और इस फैक्टर को हम कहते हैं रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन या आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ए। ठीक है, ये जो है इसको क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट और आइंस्टाइन कोएफिशिएंट फॉर spontaneous emission। और ये ए जो है दैट इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट।
A is the positive constant. और A जो है ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट है. नेगेटिव जो है वो इसलिए आ रहा है कि दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डिके. ये डिके को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब ये जो ए कांस्टेंट है ये बेसिकली आइंस्टाइन ने इसको कैलकुलेट किया था बाय कंसीडरिंग थर्मोडायनामिक कंसीडरेशंस. ठीक है, थर्मोडायनामिक्स का कुछ यूज़ किया, आगे हम कैलकुलेट करेंगे इसको. अब यहाँ पर एक और क्वांटिटी आती है कि अगर मैं कहूँ कि टा एस पी स्पॉन्टेनियस 1/a, ये इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन लाइफ टाइम. यानी कि कितना लाइफ टाइम है उसका, कितनी कब तक स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है वो हो रहा है, उसका लाइफ टाइम है. is known as spontaneous lifetime. अब ये तो बात होगी इसकी रेडिएटिव डिके की. आपको मैंने बताया था कि दो तरह के डिके होते हैं. ये तो रेडिएटिव डिके के लिए हमने निकाल लिया. अब अगर हमारे पास नॉन रेडिएटिव डिके हो तो इन दी केस ऑफ नॉन रेडिएटिव डिके, तो हमारे पास अगर नॉन रेडिएटिव डिके हो तो इस केस में हम राइट डाउन करते हैं, वी कैन राइट dN2 over dt nr for non-radiative minus N2 over tau nr. इसको कह दें ये कोई इक्वेशन नंबर 2 है. तो यहां पर टा एन आर जो है इट इज ए लाइफ टाइम ऑफ नॉन रेडिएटिव डिके. इट इज ए लाइफ टाइम ऑफ नॉन रेडिएटिव डिके. कल मैंने आपको बताया था कि दो तरह के होते हैं, रेडिएटिव भी होता है और नॉन रेडिएटिव भी. और रेडिएटिव तो होता है उसके अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है. और नॉन रेडिएटिव होता है कि कोई सराउंडिंग में उसकी एनर्जी निकल जाती है, वो किसी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में या किसी और एनर्जी की फॉर्म में. तो ये जो है ये हमारे पास लाइफ टाइम है टा एन आर नॉन रेडिएटिव डिके का. अब जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ए की और जो टा एस पी है ये सिर्फ डिपेंड करती हैं ओनली ऑन द पर्टिकुलर ट्रांजिशन कंसिडर्ड. यानी कि हर ट्रांजिशन के लिए नहीं वो ए की वैल्यू होगी. समझ आ रही है बात? हर ट्रांजिशन के लिए आप ये कि जितनी भी ट्रांजिशन हो रही हैं उनके लिए ए की लाइफ टाइम होगा. ये ऐसे नहीं होता. वो लाइफ टाइम हर पर्टिकुलर ट्रांजिशन का दूसरी से डिफरेंट होता है. इंडिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंडेंट होता है. इंडिपेंडेंट होगा तो फिर तो सबका एक जैसा होगा. तो चूंकि डिपेंडेंट है
तो इसलिए ये लाइफ टाइम जो है वो सबका एक जैसा नहीं होगा। तो नोट दैट spontaneous emission note that for the spontaneous emission the numerical value of A and tau sp depends only on the particular transition that will be considered, जिसको कि कंसिडर किया जाएगा उस पर ही डिपेंड करेगा। अच्छा, अब ये तो किस केस में है, जब रेडिएटिव डिके हो रहा है। लेकिन अगर हम नॉन रेडिएटिव डिके ले लें तो नॉन रेडिएटिव डिके के अंदर भी वो पर्टिकुलर ट्रांजिशन पर डिपेंड करता है, लेकिन वो ना सिर्फ पर्टिकुलर ट्रांजिशन पर डिपेंड करता है, उसके साथ साथ वो सराउंडिंग मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई सराउंडिंग में मीडियम किस तरह का है। सराउंडिंग में मीडियम ज़रूरी तो नहीं है कि एक जैसा ही हो, एयर भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, कुछ सॉलिड मीडियम भी हो सकता है। तो फिर वो आपको उस सराउंडिंग मीडियम का इफेक्ट जो है उसको भी अकाउंट करना पड़ेगा। तो फॉर नॉन रेडिएटिव डिके अगर हमारे पास नॉन रेडिएटिव डिके है द tau sp depends not only on the transition, तो ये सिर्फ ट्रांजिशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि बट आल्सो ऑन द characteristics of surrounding medium। अच्छा, अब ये बात यहाँ तक किसकी होगी, स्पॉन्टेनियस एमिशन की। अब आप इसी तरह जो है इसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं इस चीज़ को स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए, मगर ये इसी तरह की प्रोबेबिलिटीज स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए भी होगी। तो जो स्टिमुलेटेड प्रोसेस है, चाहे वो एमिशन हो या अब्जॉर्प्शन हो, तो द स्टिमुलेटेड प्रोसेस emission और absorption, चाहे emission हो या absorption हो, तो फॉर सिमुलेटेड
for stimulated emission तो अगर आपके पास स्टिमुलेटेड emission जो है वो हो रहा है तो इसके लिए वी कैन राइट तो इसके लिए हम राइट डाउन कर सकते हैं कि dN2 over dt stimulated ST is equal to minus W12 N2। इसको कह दे ये कोई इक्वेशन नंबर 3 है। अब यहां पर dN2 over dt ये ट्रांजिशन रेट है जिसके ऊपर 2 से 1 में ट्रांजिशन अकर करती है। ठीक है, 2 1 है, 2 से 1 के अंदर ये रेट है कि भाई दूसरे लेवल से पहले लेवल में कितनी ट्रांजिशन अकर करती है पर यूनिट टाइम। ये उसको डिफाइन, क्योंकि आपने टाइम के रिस्पेक्ट से उसकी पॉपुलेशन का डेरिवेटिव जो है वो दिया हुआ है, यानी कि विद रिस्पेक्ट चेंज को शो कर रहा है ना कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितने एटम्स जो हैं वो अपर लेवल से लोअर लेवल के अंदर आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं फिर कि इस इक्वेशन के अंदर वेयर dN2 over dt, तो यहां पर जो dN2 over dt है ये है इज द रेट एट विच, ये रेट है कि जिसके ऊपर ट्रांजिशन 2 से 1 जो है वो अकर करेगी, अकर एज ए रिजल्ट ऑफ stimulated emission। ठीक है, स्टिमुलेटेड emission के केस में और यहां पर W12 जो है इसको हम कहते हैं रेट ऑफ स्टिमुलेटेड emission। इट इज known as a rate of stimulated emission। इसको हम रेट ऑफ स्टिमुलेटेड emission जो है उसका नाम देते हैं। अब ये जो W12 है आपके पास, इसकी डायमेंशन जो है वो टाइम इनवर्स की होती है। ठीक है, W12 has the dimensions of time inverse। dN over dt है ना, तो 1 over t, तो ये टाइम इनवर्स की जो है वो इसकी डायमेंशन जो है वो हो जाएंगी। अब ये जो W आपके पास 2 1 है या W12 है, अच्छा वो ना उस इक्वेशन में, एक मिनट, मैंने ट्रांजिशन की थी 2, ये 2 से 1 की थी तो ये 2 1 होना था, सॉरी, इसको ना उधर वो 2 1 कर लें, ये 2 1 था, वो इक्वेशन के अंदर भी 2 1 कर लें, क्योंकि 2 से 1 में ले रहे हैं ना, 1 से 2 में नहीं। तो जैसे आपके पास WA है, इसी तरह अभी ये कोएफिशिएंट जो हमने डिफाइन किया था, इसी तरह जो W12 है ये ना सिर्फ डिपेंड करता है पर्टिकुलर ट्रांजिशन के ऊपर,
बल्कि ये इसके साथ इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इंसिडेंट जो इंटेंसिटी है इंसिडेंट रेडिएशन की या इंसिडेंट वेव की वो क्या है, यानी कि कितनी इंटेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो आप उसके ऊपर हिट कर रहे हैं। तो एक ट्रांजिशन तो होनी है, उस ट्रांजिशन पे तो वो डिपेंड करेगा ही जो डब्ल्यू है, लेकिन इसके साथ साथ वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा ये फैक्टर डब्ल्यू जो है कि वो आप किस इंटेंसिटी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको इंसिडेंट कर रहे हैं मटेरियल के ऊपर या एटम के ऊपर या मीडियम के ऊपर। तो unlike A, however, W21 depends not only on the particular transition but also depends upon the intensity of incident electromagnetic wave। अच्छा, अब अगर हमारे पास प्लेन वेव हो, यानी कि हम प्लेन वेव का केस कंसिडर कर लें, तो in case of प्लेन वेव्स, अगर हमारे पास प्लेन वेव का केस है तो इस केस में W21 सिग्मा 21 F के बराबर होगा। इसको कह दें ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यहां पर F रिप्रेजेंट कर रहा है फोटॉन फ्लक्स को, इट इज ए फोटॉन फ्लक्स, तो इसको हम नाम देंगे क्या, किसका, फोटॉन फ्लक्स का, ठीक है। और सिग्मा 21 जो है ये क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशंस हैं ऑफ एरिया, ये जो नहीं लिखी है सिग्मा 21, दिस क्वांटिटी has the dimensions of area। यानी कि एरिया का मतलब है जो स्टिमुलेटेड एमिशन क्रॉस सेक्शन है, कितने फोटॉन्स पर यूनिट एरिया जो हैं वो एमिट हो रहे हैं। इट मींस stimulated emission क्रॉस सेक्शन। अच्छा, उसके बाद जो है ये आप देखें कि इसी तरह सिमिलर फैशन के अंदर
हम डिफाइन कर सकते हैं इसी तरह, इसी वाले फैक्टर को जो ये लिखा हमने यहाँ पर, ये W221 लिखा है ना, तो इन सिमिलर फैशन, तो एक इसी सिमिलर फैशन के अंदर जो इक्वेशन हमने लिखी थी dN2/dt, वो क्या क्वेश्चन नंबर नाम दिया था उसको, 2 का या 3 का, वो जो इक्वेशन लिखी थी उसी तरह से इन सिमिलर फैशन, इक्वेशन 2 थी वो 3 थी, इक्वेशन 3 थी कि 2 थी, वो 3 थी ना, तो 3 किसे आप कह लें, वी कैन डिफाइन द अब्जॉर्प्शन रेट, इसके लिए हम अब्जॉर्प्शन रेट जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ ए इक्वेशन dN1/dt a माइनस W1/N1। अभी तक हमने 4 इक्वेशनें लिखी हैं, तो इसको कहते हैं ये 5वीं इक्वेशन। क्या? हाँ वो मैं बताता हूँ, वो बताता हूँ। देखें, मैंने शुरू में ये बात किया कि दैट नेगेटिव साइन अकाउंट्स फॉर टाइम डेरिवेटिव, ठीक है, किसको अकाउंट कर रहा है, टाइम डेरिवेटिव को। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चाहे ऊपर जा रहा है चाहे नीचे आ रहा है, कार वो क्या आ रहा है, डिके, ठीक है, चाहे ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। अगर निचले लेवल से भी ऊपर जाएगा तो निचले लेवल में एटम कम हो जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर वाले में एटम कम हो जाएंगे। तो फिर जब चीज कम हो रही होती है तो फिर हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो दोनों सूरतों में वो, इसीलिए मैंने उसको पहले भी टाइम डेरिवेटिव का नेगेटिव कहा था, मुझे पता था ताकि आगे जब हम अब्जॉर्प्शन में जाएंगे तो ये मसला पैदा होगा। डिके को नहीं हम कह सकते एज सच यहाँ पर, क्योंकि अगर नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है तो दोनों सूरतों में उस लेवल के अंदर आप इसको छोड़ दें इस चीज़ से कि लेवल एक्साइटेड है या लेवल ग्राउंड है। आप सिर्फ ये देखें, इस टाइम डेरिवेटिव का मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन है वो अपर में काम हो रही है या लोअर में काम हो रही है, ठीक है। नीचे से उठ के ऊपर जा रहे हैं तो लोअर में काम हो रहे हैं, ऊपर से उठ के नीचे आ रहे हैं तो अपर में काम हो रहे हैं। तो इसलिए हमने इसके साथ भी नेगेटिव का साइन जो है वो अप्लाई किया। क्लियर हो गया बात, ठीक है। तो यहां पर जो ये रेट है, वेयर dN1/dt, ये जो रेट है आपके पास dN1/dt, ठीक है, अब्जॉर्प्शन का, इज द रेट ऑफ 1 to ट्रांजिशन। ये 1 to ट्रांजिशन का रेट है ड्यू टू अब्जॉर्प्शन, जो कि अब्जॉर्प्शन की वजह से हमारे पास आ रहा है। और N1 जो है, इट इज द पॉपुलेशन ऑफ लेवल 1। N1 इट इज द पॉपुलेशन ऑफ लेवल 1।
अब इसी तरह आपने पीछे ये इक्वेशन नंबर 4 लिखी थी, हम ये इक्वेशन नंबर 4 जो है सिमिलर फैशन में इसको भी राइट डाउन कर सकते हैं। वालेकुम सलाम सर जी सर सर ये दूसरी भी है लैब से बचे हैं, ठीक है मैं छड़ देना, मैं इन्होंने उत्थे लै जाना। अच्छा ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਉਹ 79 ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੇ ਕਲਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ 79 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਮਰਾ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, शुक्रिया। तो in similar fashion we can write equation 4 as W12 sigma 1 to f, इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 5 है, 6 है, ओके 6। अब यहाँ पर भी सिग्मा 1 2 जो है ये क्या, ये करैक्टरिस्टिक एरिया है, वेयर सिग्मा 1 2 इज द करैक्टरिस्टिक एरिया। सिग्मा 1 2 जो है ये भी एक करैक्टरिस्टिक एरिया या जिसको आप कहते हैं अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन और अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन, या इसको हम अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन का नाम देते हैं। और ये किस पर डिपेंड करता है, ऑन पर्टिकुलर ट्रांजिशन, ठीक है जी, विच डिपेंड्स अपॉन पर्टिकुलर ट्रांजिशन, और ये पर्टिकुलर ट्रांजिशन के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अच्छा ये थोड़ा सा रह गया, मेरा दिल है मैं इसको ख़त्म ही कर दूं, फिर कल ना नया आर्टिकल शुरू होगा, हालांकि टाइम अब ओवर 6 मिनट हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा रह गया, ठीक है। कंप्यूटर से फिजिक्स फिर आगे पढ़ लेते हैं। अच्छा अब आप देखें कि ये आपने सारी क्रॉस सेक्शन की रेट्स की ये इक्वेशंस जो हैं वो आपने निकाल ली, ठीक है। तो आपको बड़ी इजीली अगर पॉपुलेशन दी जाए, ये कोएफिशिएंट्स दिए जाएं, तो आप किसी भी लेवल के अंदर जो है वो रेट को कैलकुलेट अब करने के काबिल हो गए हैं इन फार्मूलों की मदद से। तो स्टिमुलेटेड प्रोसेसेस जो होते हैं, ठीक है, अब स्टिमुलेटेड प्रोसेसेस में दो प्रोसेसेस आते हैं, एक स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन आती है और एक स्टिमुलेटेड एमिशन आती है। तो जो स्टिमुलेटेड प्रोसेसेस होते हैं, द स्टिमुलेटेड प्रोसेसेस दोनों इसके अंदर आ रहे हैं, हैव बीन कैरेक्टराइज्ड तो इनको अगर आपने कैरेक्टराइज्ड करना है बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन स्टिमुलेटेड एमिशन से and
अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शंस, या जो अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शंस हैं उनसे सिग्मा 1 2 और सिग्मा 2 1 से रिस्पेक्टिवली। अब ये जो करैक्टराइजेशन थी इसको शो किया था आइंस्टाइन ने इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। इसने कहा था कि अगर हमारे पास दो लेवल्स हों जो कि नॉन डीजेनरेट हों, डीजेनरेट ना हो, डीजेनरेट क्या होता है जिसकी सेम आइगन वैल्यूज होती है, नॉन डीजेनरेट जिसकी सेम आइगन वैल्यूज नहीं है। तो आइंस्टाइन ने कहा कि अगर हमारे पास इफ द टू लेवल्स आर नॉन डीजेनरेट, अगर हमारे पास दो लेवल जो हैं वो नॉन डीजेनरेट हों तो वन ऑलवेज हैव W12 इज इक्वल टू W21। तो हमेशा हमारे पास W12 W21 के बराबर होगा एंड सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 1। ठीक है, अगर नॉन डीजेनरेट हो तो ये आ जाएगा, लेकिन अगर डीजेनरेट हो तो फिर नहीं ये एक्सप्रेशन रहेगा, फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इफ लेवल 1 and 2 are G1 fold and G2 fold और G2 fold डीजेनरेट हो और G2 fold डीजेनरेट हो तो वी कैन हैव, तो फिर इस सूरत में हमारे पास G2 W21 इज इक्वल टू G1 W12, यानी कि अब यहां पर इस केस में डीजेनरेसी को भी फिर बीच में शामिल करना पड़ेगा, यानी कि G2 सिग्मा 2 1 और G1 सिग्मा 1 2। इनको अभी इक्वेशंस का नाम दे दें, 6 तक दी हैं, इसको कह दें 7, इसको कह दें 8। तो अब ये सारे प्रोसेसेस जो हैं, हम इन सब प्रोसेसेस को स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, इनको ऑलरेडी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ एमिटेड एंड अब्जॉर्ब फोटॉन्स। अगर फोटॉन अब्जॉर्ब हो, मैं इसको ज़रा समराइज कर दूँ, अगर फोटॉन अब्जॉर्ब हो और निचले लेवल से ऊपर वाले लेवल में चला जाए एटम, यानी कि ट्रांजिशन हो 1 से 2 में, तो स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन होती है। अगर पहली एक्साइटेड में है, फोटॉन हमारा ट्रिगर किया, नीचे की तरफ धकेल दिया, 2 से 1 में चला गया, तो स्टिमुलेटेड एमिशन। और अगर खुद से एक्साइटेड लेवल से लोअर लेवल में आ जाए तो फिर स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा। तो ये एक्चुअली सारा हम किससे डील कर रहे हैं, अगर आप पार्टिकल नेचर लाइट की लें तो फिर हम डील करेंगे फोटॉन्स से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि लाइट जो होती है उसकी ड्यूअल नेचर होती है। तो अगर पार्टिकल नेचर से डील करें तो फिर हम फोटॉन से करें। एक्चुअली ये जो पॉपुलेशन आप यहाँ पर निकाल रहे हैं और ये जो क्रॉस सेक्शंस निकाल रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शंस क्या है कि उस क्रॉस सेक्शन में कितने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, कितने फोटॉन्स अब्जॉर्ब। ठीक है जी, तो अब ये सारा आपने इसमें ये जो मैंने आपको जो दूसरे से कल मैंने आज मैंने आपको पढ़ाया है, एक स्टिमुलेटर अब्जॉर्प्शन पढ़ाया है, इन तीनों की अलग हेडिंग दे लेना।
और उसके बाद मैंने पढ़ाई हैं प्रोबेबिलिटीज ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, ये इसकी हेडिंग लगा है। ठीक है, अब ये जो है ये ख़त्म हो गया। अब कल से मैं लेज़र आइडिया जो है, क्योंकि अब लेज़र आइडिया आप उस वक्त तक नहीं समझ सकते